हेलो एवरीवन, दिस इज धनंजय यादव। देखिए, हमने वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया है पढ़ना और उसके अंतर्गत हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को पढ़ लिया है। लेक्चर 1 के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं उसके बारे में अपन डिटेल स्टडी की थी। उसके बाद लेक्चर 2 के अंतर्गत हमने दो वेक्टर की रिजल्टेंट एंड उसकी सब्ट्रैक्शन करके उसकी मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हमने सीखा था। आज अपन उसी के बेसिस पे जो क्वेश्चन होती है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स सी वेक्टर एंड ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितना है 3 है एंड सी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 6 है। देन फाइंड एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। यहाँ पे हमें क्या करनी है कि बी वेक्टर एंड सी वेक्टर के बिटवीन में एंगल को फाइंड करती है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास गिवन है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिव्स सी वेक्टर। इट मीन्स एक क्वेश्चन में दिया है और हमें बी और सी के बिटवीन में क्या करनी है, एंगल को फाइंड करनी है। तो देखिए बी और सी के बिटवीन में यदि एंगल को फाइंड करनी है तो हम क्या करते हैं कि बी और सी को एक साइड कर लेते हैं, ओके, ताकि एंगल को फाइंड करने में हमें आसानी हो। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, आप ऐसे कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसकी दोनों की मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं। तो मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करोगे कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, अब दोनों को मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है बच्चा, ए होती है, और सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसी होती है, आप सब्ट्रैक्शन में सीख चुके हैं कि अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस थीटा। ये क्या होता है, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है। अब हम क्या करते हैं कि इसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर करने से जो स्क्वायर रूट है राइट साइड में वो हट जाएगी। इट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस थीटा। ओके, इतना समझ में आया। हमें ए की वैल्यू कितना है 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा। वही सी का वैल्यू कितना है 6, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 प्लस बी का वैल्यू कितना है 3, इस 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा। ओके, इट मीन्स माइनस 2 बी के वैल्यू कितना है 3 इंटू सी की वैल्यू कितना है 6 कॉस थीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो थीटा है बेसिकली एंगल बिटवीन सी एंड बी फैक्टर के बिटवीन में क्या है, एंगल है। ओके, इसी एंगल को फाइंड करना है। तो ये तो 25 हो जाएगा और ये क्या होगा 45 हो जाएगा और माइनस ये 36 हो जाएगा कॉस थीटा। इट मीन्स इतना समझ आया। चलो 36 कॉस थीटा को लेफ्ट साइड में भेजते हैं और यहाँ पे 45 माइनस 20 हो जाएगा। इट मीन्स 20 हो जाएगा यहाँ पे। इट मीन्स क्या देखें आपने 36 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आया 20। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 20/36। इट मीन्स 5/9। आपने क्या देखा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/9। तो आप थीटा क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स 5/9। इट मीन्स आपका आंसर ये हुआ थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/9। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम बात करेंगे। हमारे पास एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के अंतर्गत क्या होता है, ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास n क्या है, कोप्लेनर वेक्टर है। कोप्लेनर वेक्टर मतलब n वेक्टर है जो क्या है, एक ही प्लेन में रखे हुए हैं। अब हमें कंडीशन क्या होती है कि यदि n वेक्टर की बिटवीन में यदि एंगल सेम हो, मतलब हमने दो वेक्टर लिया, दोनों वेक्टर या तीन वेक्टर लिया, तीनों वेक्टर के बिटवीन में यदि एंगल सेम हो और एंगल कितना होनी चाहिए 360/9, n 360/n। n क्या है, n नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। तो यदि सेम एंगल पे है तो इसकी रिजल्टेंट 0 होती है। इसका कारण ये होता है कि ये एक रेगुलर पॉलीगन बना देते हैं। देखिए ये बोल रहा है कि इफ एन कोप्लेनर फोर्स of equal magnitude are such that each make equal angle, it means 360/n with the side by force। it means अपने फोर्स एडजेसेंट फोर्स है उनके बिटवीन में यदि एंगल 360/n बने तो उसकी जो देन सेम देयर रिजल्टेंट फोर्स विल बी 0। इट मीन्स इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी 0। क्यों, क्योंकि दे आर फॉर्म रेगुलर पॉलीगन, क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं। चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं कि देखिए मान चलिए दो वेक्टर हैं,
इसकी सेम मैग्नीट्यूड है। ओके, एक एफ वेक्टर हुआ और एक ऐसा एफ वेक्टर हुआ, दोनों की सेम मैग्नीट्यूड है, दो वेक्टर है, तो एंगल कितना होगा भाई 360/2, इट मीन्स 180 डिग्री। आप देख रहे हो यहाँ पे 180 डिग्री का ही एंगल बना रहा है, तो इसकी एफ नेट कितनी हो जाएगी भाई, एफ नेट क्या होगी, जीरो, जीरो होगी। वैसे ही मैं बात करूँ, मान चलिए हमारे पास तीन वेक्टर है, एक ए वेक्टर हुआ फोर्स वेक्टर, एक ए वेक्टर हुआ और एक वेक्टर हुआ, इसकी मैग्नीट्यूड एफ है, तीनों की सेम मैग्नीट्यूड है, तो एंगल कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे 360/3, इट मीन्स 120 डिग्री। इट मीन्स ईच एंगल कितना है, 120 डिग्री है। ठीक है, ईच एंगल कितना है, 120 डिग्री है। इसलिए यहाँ पे एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट जीरो, क्योंकि ये एक रेगुलर पॉलीगन बनाते हैं। ओके, तो एक कंसेप्ट आपको मैं ऐसा करता हूँ, आपको समझ में आना जानी चाहिए हमेशा, जैसे कि वो मान चलो फोर एंगल है, फोर क्या है, फोर से जो सेम मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगी 360/4, इट मीन्स 90 डिग्री, ईच एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा बेटा सी, रिजल्टेंट आ जाएगा, इसका भी रिजल्टेंट कितना का जीरो ही होगा। तो आपको इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझना चाहिए। ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं। देखिए, और आगे हमारा क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर फॉर जीरो रिजल्टेंट, हमारे पास एक दो तीन केसेस बनती हैं जिसके थ्रू अपन देखते हैं कि देखिए पहला केसेस है कि मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो फोर्स, नॉन जीरो फोर्स इट मीन जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो ना हो, रिक्वायर फॉर अ जीरो रिजल्टेंट, मतलब क्या है, मिनिमम नॉन जीरो फोर्स कितनी वेक्टर चाहिए ताकि उसकी रिजल्टेंट क्या है, जीरो हो जाए। तो आप जानते हो कि मैंने क्या किया कि दो वेक्टर बनाया जिसकी सेम मैग्नीट्यूड है, जैसे कि मैंने दो वेक्टर बनाया, एक वेक्टर हुआ ए और एक वेक्टर हुआ ए, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है एफ, एफ। तो इसका रिजल्टेंट आपने अभी कभी देखा, इसकी रिजल्टेंट एफ नेट कितना हो जाएगी, जीरो। इट मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो फोर्स रिक्वायर्ड फॉर जीरो रिजल्टेंट, इट मीन्स इसका आंसर हुआ दो। मतलब एक वेक्टर से आपका उसके रिजल्टेंट कैसे जीरो कर सकते हो, नहीं, दो वेक्टर से कर सकते हो, क्योंकि आप उसको 180 डिग्री पर रख लो, बट कंडीशन यह है कि दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है ना, वे क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिए बोल रहा है कि आगे अपन बोल रहा है, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो अनइक्वल फोर्स, यहाँ पे तो इक्वल फोर्स है, हमने एफ एफ रखा, अनइक्वल फोर्स रिक्वायर फॉर जीरो रिजल्टेंट, मतलब अनइक्वल फोर्स क्या होनी चाहिए, अनइक्वल फोर्स है बट इसकी क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जीरो रिजल्टेंट होनी चाहिए। तो अनइक्वल फोर्स कितनी कर सकते हो आपको, देखो मैंने बनाया कि मान लिया हमने तीन किया, तीन फोर्स, तीन वेक्टर लिया, ठीक है, हमने तीन वेक्टर लिया, क्या इस तीन वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो हो सकती है, बताओ। मान लो इसकी मैग्नीट्यूड हमने लिया, इसकी एंगल क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री पे लिया, इसकी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैंने 3 ले लिया, इसकी 4 ले लिया, इसकी 5 ले लिया, तो इसकी रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में आएगी बताओ, इसकी रिजल्टेंट कितना आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, और कितना आएगी 5 न्यूटन आएगी, क्योंकि √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 5 आ जाएगा, और इसकी मान लो इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 5 न्यूटन ही है। तो इसका फाइनल में कैसा डायग्राम बना, तो 5 न्यूटन तो इधर और 5 न्यूटन पहले से था, और इसका एफ नेट इट मीन नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, जीरो, ये तो पहले जैसे केस होगी। तो अनइक्वल फोर्स कितना है, 3 है, 3 की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए थर्ड है मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो अनइक्वल फोर्स रिक्वायर फॉर जीरो रिजल्टेंट, मिनिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो अनइक्वल फोर्स रिक्वायर फॉर अ जीरो रिजल्टेंट, तो दोनों सेम ही है ना भाई, रिक्वायर फॉर जीरो रिजल्टेंट दोनों सेम ही है। चलो आगे अपन बात करते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड की और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के, तो हमें क्या फाइंड करनी है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बिटवीन में एंगल को फाइंड करनी है। ओके, तो देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, देखिए ए वेक्टर की आप इस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा,
इसको, ये इक्वल है ए प्लस बी के। इट मीन्स ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, एंड बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ओके, आप क्या करो, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, इसका भी स्क्वायर करोगे ना तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम क्या करते हैं कि देखो यहाँ पे तो क्या है कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, ये 2ab से 2ab भी कैंसिल, 2ab से 2ab कैंसिल, इट मीन्स फाइनली बच्चा आपके पास cos थीटा इज इक्वल टू 1। और cos थीटा 1 कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, आपको समझ में आया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड है, वो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल हुआ है। तो आप देखिए, तो ए और बी वेक्टर के बिटवीन में अपन को क्या करना है, एंगल को फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हो, देखो सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। सेम हम क्या करते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, और इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो फिर वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, आप देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स यहाँ पे बचा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। सॉरी यहाँ पे हाँ 1 बचेगा, इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। और कॉस थीटा -1 कब होती है, जब थीटा इज इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आपकी करेक्ट आंसर। ये भी पहले जैसे ही क्वेश्चन था। चलिए आगे हम बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इंक्रीज देन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी डिक्रीज होगा। ये बोल रहा है कि दो वेक्टर हुआ, उस दोनों वेक्टर के बिटवीन की जो एंगल है उस एंगल को अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो उस दोनों वेक्टर की जो रिजल्टेंट पे इफेक्ट क्या पड़ेगी, इट मीन्स रिजल्टेंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या क्या इफेक्ट पड़ेगी। चलिए अपन जानते हैं, हमने क्या किया कि लेट, हमने मान लो कि लेट हमारे पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड इसकी बिटवीन का एंगल है मान लो थीटा। अब आपकी रिजल्टेंट फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इट मीन्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे बोल रहा है कि थीटा क्या होनी चाहिए, इंक्रीजमेंट होनी चाहिए। अब आप जानते हो कि जो थीटा की वैल्यू आप यदि बढ़ाओगे तो जो कॉस थीटा की वैल्यू होती है वे डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स थीटा, इफ थीटा विल बी इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा विल बी डिक्रीज। इट मीन्स यदि कॉस थीटा डिक्रीज हो जाएगा तो आर की वैल्यू क्या होगी, ये भी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, मतलब डिक्रीज होगा। इट मीन्स यदि दो वेक्टर के बिटवीन के एंगल को आप डिक्रीज करोगे, सॉरी इंक्रीज करोगे, तो cos थीटा डिक्रीज होगी। इट मीन्स रिजल्टेंट ऑफ दिस टू फैक्टर विल डिक्रीज। ओके, तो आगे अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये बोल रहा है बच्चों ध्यान से देखना कि बोल रहा है कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी करेक्ट। इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मे बी 0, सेकेंड ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ बी मस्ट बी 0, थर्ड ऑप्शन एंगल बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी 90 डिग्री, एंड फोर्थ ऑप्शन एंगल बिटवीन ए एंड बी मे बी 90 डिग्री। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तो सिंपल सी बात करते हैं, पहले क्वेश्चन तो लिख लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इट मीन्स इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। देखो अंडर रूट दोनों साइड यदि स्क्वायर करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। आप ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो माइनस 2ab कॉस थीटा हुआ है उसको लेफ्ट साइड यदि आप भेजोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हमारे पास ये लास्ट कंडीशन आया, इसको सॉल्व किया तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। ऐसा कब पॉसिबल है बच्चा? ऑप्शन के अनुसार मैं बात करूं कि यदि e 0 हो तो भी ऐसा पॉसिबल है, b भी 0 है तो भी ऐसी कंडीशन पॉसिबल है। इट मीन्स b की वैल्यू यदि 0 रखोगे तो 4 cos थीटा में 4a इंटू बी का वैल्यू 0 रखोगे इंटू cos थीटा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, 0 के इक्वल हो जाएगा। वही मैं बात करूँ यदि cos थीटा की वैल्यू यदि 0 है तभी ऐसे पॉसिबल है, और cos थीटा 0 कब होती है? इट मीन जब थीटा क्या होगी 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो आप ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मे बी 0। यस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मे बी 0, मे बी 0, इट मीन्स ए को 0 रखे तभी ऐसी कंडीशन सही है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सेकंड बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी मस्ट बी 0। देखिए यहाँ पे मस्ट बोल रहा है, मस्ट की कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पे। आप ए को भी 0 रखे तो तभी ऐसी कंडीशन बनेगी, ये नहीं कि बी को जरूरी 0 होना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ए को भी 0 हो सकता है या cos थीटा की वैल्यू भी 0 हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मस्ट यूज कर दिया। वो कह रहा है कि एंगल बिटवीन ई एंड बी मस्ट बी 90 डिग्री। नहीं भाई, यदि 90 डिग्री ना हो तो अभी क्या होगा, वो 0 हो सकता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 इज भी इनकरेक्ट होगा। ओके, एंगल बिटवीन ए एंड बी मे बी 90 डिग्री, मे बी बोल रहा है तो मे बी तो सही है भाई। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही है, 1 और 4। 1 और 4 इज द ऑप्शन आपकी करेक्ट होगी। ओके, चलिए आगे अपन बात करेंगे। देखिए हमारे पास एक ऑप्शन थी, आपने सही से 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो देखिए आप इस क्वेश्चन के अंदर का 2 ऑप्शन ही करेक्ट होगी क्योंकि आप देख रहे हो। और मे मस्ट भी जो यूज किया ना, मस्ट भी यार बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे मस्ट यूज नहीं करने चाहिए। यदि मस्ट यूज नहीं होना चाहिए तो वो ऑप्शन 2 एंड 3 भी सही होता है। ओके, चलिए आगे अपन बात करेंगे। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। Next question is, if resultant of two unit vector is also a unit vector, then angle between these two vector will be। It means हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर है एंड उसकी रिजल्टेंट भी यदि यूनिट वेक्टर आ जाए तो उस यूनिट वेक्टर के बिटवीन में अपन को एंगल को फाइंड करनी है। चलिए हमारे पास बात करते हैं। देखिए हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर है, मान लीजिए ए कैप एंड बी कैप, ये 2 यूनिट वेक्टर है एंड इसकी जो रिजल्टेंट आ रही है वो भी एक यूनिट वेक्टर आती है। तो इसकी रिजल्टेंट यदि कैसे फाइंड करते हो, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इट मीन्स यहाँ पे देखो रिजल्टेंट भी 1 है तो 1 यूनिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड इज 1। ओके, अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्योंकि a की वैल्यू भी 1 है, b का स्क्वायर इट मीन b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा। इट मीन दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो भी आएगा क्या, 1 बराबर 1 प्लस 1 इंटू 2 cos थीटा। इसको क्या लिख सकते हो, 1 बराबर 2 प्लस 2 cos थीटा। इट मीन्स 2 cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, -1, यानी cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -1/2। और cos थीटा -1/2 कब होते हैं, जब थीटा क्या हो 120 डिग्री। 120 डिग्री ऑप्शन क्या है, ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर 4 क्या है 120 डिग्री। 2 पाई/3, पाई की वैल्यू 180, 2 इंटू 180/3 करोगे तो 120 ही आएगा। ओके, समझ में आया? ओके, आएगा ना भाई 120। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इफ डिफरेंस ऑफ 2 यूनिट वेक्टर इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर देन एंगल बिटवीन 2 वेक्टर। इट मींस वहां पे 10 नंबर के क्वेश्चन के अंदर क्या आती है, वहां पे 2 यूनिट वेक्टर की एडिशन, इट मींस रिजल्टेंट जो आती थी वो भी एक यूनिट वेक्टर थी, तो हमें उसके बिटवीन में एंगल को फाइंड किया जो कितना है 2π/3 इंटू 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करनी है तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर भी एक यूनिट वेक्टर है एंड ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने 2 मान लिया कि हमारे पास 2 यूनिट वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, उसकी रिजल्टेंट क्या है आर वेक्टर। बट यहाँ पे जो रिजल्टेंट नहीं पूछी गई है, इट मीन सब्ट्रैक्शन यहाँ पे पूछी है तो हमने एस मानेंगे। ओके, स्किप। तो एस सब्ट्रैक्शन कैसे निकालते हो, इसकी मैग्नीट्यूड क्या लिखते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा यहाँ पे करते हो ना। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 1 है क्योंकि सब यूनिट वेक्टर है, तो 1 + 1 - 2
कॉस थीटा, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 बराबर 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इट मीन्स यहाँ पे 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। और कॉस थीटा 1/2 कब होता है? हाँ, कॉस थीटा 1/2 कितना होता है? 30 डिग्री या 60 डिग्री। अब साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू तो 1/2 नहीं होगा। इट मीन्स थीटा का वैल्यू क्या आएगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री किस में होता है? ऑप्शन नंबर 5/3 का वैल्यू कितना होता है? 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इफ द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 60 न्यूटन कैन नॉट बी। यहाँ पे क्या लिखा है? पी लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर 10 न्यूटन एंड 60 न्यूटन कैन नॉट बी। अब देखो हमारे पास दो वेक्टर है, एक की वैल्यू है 10 न्यूटन एंड दूसरी की वैल्यू कितना है? 16 न्यूटन। ओके, पहला का वैल्यू कितना है 10 न्यूटन, दूसरी का वैल्यू कितना है 16 न्यूटन। अब आप देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना आ सकता है? एफ मैक्सिमम। आप जानते हो मैक्सिमम कब होती है? जब एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री है। इट मीन ए प्लस बी हो जाता है, पहले ही लेक्चर में आप जानते हो। तो 10 + 16 इट मीन 26। और मिनिमम कब होता है? जब एंगल कितना हो जाएगी 180 डिग्री। इट मीन्स क्या होते हैं 60 - 10 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। इट मीन्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू 26 न्यूटन और 6 मिनिमम वैल्यू 6 न्यूटन। इसका मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिए कि ये दो वेक्टर हुआ ना, इस दो वेक्टर को आप डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट करके आप क्या कर सकते हो? इसकी वैल्यू को या तो 6 न्यूटन और 26 न्यूटन के बिटवीन में कोई भी वैल्यू आप प्राप्त कर सकते हो। इट मीन्स इसकी जो रेंज आई ना, ये रेंज है एक्चुअली। ये क्या है? रेंज है। अब बताओ यहाँ पे 2 न्यूटन, दो इसकी मिक्स मिनिमम वैल्यू तो 6 न्यूटन है, तो क्या 2 न्यूटन प्राप्त कर सकते हो? नहीं, तो ये पहला ही गलत है। दूसरा 8 न्यूटन, 8 न्यूटन तो प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि 6 और 26 के रेंज में आता है। वही 18 न्यूटन, ये भी प्राप्त कर सकते हैं। 20 न्यूटन, ये भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। आपको समझ में आया क्या कि किसी भी दो वेक्टर की जो रिजल्टेंट की रेंज होती है वो कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे अपन बात करेंगे। हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ फोर्स में गिव जीरो रिजल्टेंट। हमारे पास ऑप्शन 4 है एंड इसके अंतर्गत पेयर ऑफ फोर्सेस दिया है, फोर्सेस वेक्टर। एंड हम इस कौन सी पेयर में हम जीरो रिजल्टेंट बना सकते हैं? देखिए वही बात करते हैं। देखिए पहली पेयर के आप फोकस कीजिए, इसमें क्या है 5 न्यूटन, 15 न्यूटन एंड 21 न्यूटन की फोर्सेस दिया है। मान लो यदि हमने इसकी दो लिया तो इसकी मैक्सिमम फोर्स कितनी हो सकती है? ये तो 20 न्यूटन हो सकता है और मिनिमम क्या हो सकती है 10 न्यूटन। अब बताओ ये तो पेयर बना, इसके अंदर एक 21 आ रहा है, इसके रेंज में आ रहा है क्या? हाँ, नहीं आ रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। वही मैं बात करूँ, यहाँ पे बात करूँ इसकी दो मैक्सिमम फोर्स कितनी हो सकती है 8 न्यूटन और मिनिमम कितनी हो सकती है क्या 2 न्यूटन। देखो मिनिमम तो 2 न्यूटन हो सकता है लेकिन यहाँ पे 1 न्यूटन नहीं रे भाई। यहाँ पे बोल, यहाँ पे बोल, यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है 8 न्यूटन और मिनिमम क्या हो सकता है 2 न्यूटन और इसके रेंज में 6 न्यूटन आ रहा है। यहाँ पे पॉसिबल है, पॉसिबल है। मैं नहीं बोला कि यही आंसर होगा। आगे बढ़ो, देखो रेंज आप इधर भी ले सकते हो, 15-21 को भी ले सकते हो, इसलिए मैं नहीं बोला कि यही है। बट ऑप्शन हमें जीरो रिजल्टेंट लानी है, इसको भी मैं प्रूफ करूंगा। ओके, देखो मैक्सिमम क्या हो सकती है 3 न्यूटन और मिनिमम क्या सकती है 1 न्यूटन। इसके बिटवीन में रेंज 4 न्यूटन आ रहा है क्या? ये भी गलत है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 3 ही आपका सही है। बट मिनिमम जीरो कैसे आएगा आप बताओ? मिनिमम जीरो कैसे आएगा? तो आप देखो, हमें आपको मैं एक प्रीवियस स्लाइड में आपको एक कंडीशन दिया था कि यदि मान लो कि एक एफ ऐसे वेक्टर रखा F1 F2 और एक F3। अब हमने इस दो F1 और F2 की मैग्नीट्यूड हमने ऐसे लाया, इस एंगल पे रखा, मानो थीटा हमने ऐसे एंगल बनाया कि इसकी जो रिजल्टेंट आई ना वो F3 के इक्वल हो जाए और इसकी डायरेक्शन अपोजिट आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। बट ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर हुआ। और इसको कैलकुलेट करने की तरीका आप ऐसे ही, सबसे पहले आप क्या करोगे रेंज निकालोगे, यदि रेंज के अंतर्गत आ रहे हैं तो वो पॉसिबल हो सकती है। इसमें एक ही ऑप्शन 3 है वो करेक्ट होगी। ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फैक्टर्स
इज 16 न्यूटन। इट मीन्स दो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों की मैग्नीट्यूड की एडिशन क्या है, 16 न्यूटन है, एंड देयर रिजल्टेंट इज 8 न्यूटन। इट मीन्स दोनों वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड की एडिशन है 16 न्यूटन एंड इसकी रिजल्टेंट क्या है 8 न्यूटन, एंड रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर। इट मीन्स जो रिजल्टेंट वेक्टर है वह क्या है, परपेंडिकुलर है स्मॉलर वेक्टर की। देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। इट मीन्स उस वेक्टर की अपन को मैग्नीट्यूड ज्ञात करनी है दोनों वेक्टर की। चलिए हमारे पास देखिए केसेस क्या है कि मैंने मान लिया कि ये स्मॉलर वेक्टर है, ठीक है। इस स्मॉलर वेक्टर की हम दो वेक्टर मानते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैं मान लेता हूँ एक्स है और बी की क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स, और इसको मैं मान लिया स्मॉलर वेक्टर है। कौन सा, ए वेक्टर है जो स्मॉलर वेक्टर है, जिसकी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी एक्स। ओके, अब देखो आपकी जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर है। चलिए हमने मान लिया कि हमारे पास ए वेक्टर हुआ, इस वेक्टर की परपेंडिकुलर है आपकी ए रिजल्टेंट जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है 8, और लार्जर वेक्टर इट मीन्स बी वेक्टर क्या होगा 16 माइनस एक्स। देखिए ऑप्शन के अनुसार हमने डायग्राम बना लिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो ना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा ना। इसको करोगे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके, 16 का स्क्वायर करोगे तो 256 आएगा ना, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x इजकल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या 256 माइनस 32x इज इक्वल टू 64। आप 32x को उस साइड बचोगे तो 32x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 256 माइनस 64। आप इसको माइनस करो क्या आ जाएगा 192 आ जाएगा और इज इक्वल टू 32x। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 192 अपन 32, कितने टाइम्स में कट जाएगी 6 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगी। इट मीन्स जो स्मॉलर वेक्टर है उसकी क्या आएगी वैल्यू क्या आएगी 6, और जो लार्जर वेक्टर है इट मीन्स बी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वह क्या आ जाएगा 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास दो जो वेक्टर हुआ, एक के वेक्टर की 6 हुआ, दूसरी क्या है उसकी वैल्यू क्या है 10। चलिए आगे अपन बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ रिजल्टेंट आर वेक्टर ऑफ वेक्टर p एंड q इज परपेंडिकुलर टू p वेक्टर एंड p वेक्टर एंड r वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो एंगल बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर को फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास एक क्या हुआ, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, मान लो ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर किसकी है p वेक्टर की। तो हमारी जो q वेक्टर कुछ इस प्रकार से होगा ना, ये तो q वेक्टर हो, ये p वेक्टर और ये क्या हुआ आर वेक्टर है। ये आर और पी के बिटवीन में क्या है एंगल क्या है 90 डिग्री, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पी वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है। बट ऑप्शन बोल रहा है कि पी वेक्टर और आर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वे क्या है सेम है। इट मीन्स इसकी जो मैग्नीट्यूड है वे सेम है। अब एक ट्रायंगल का लॉ होता है कि यदि ये दो साइड सेम है तो इसकी एंगल भी क्या होगी सेम होगी। अब ट्रायंगल में यदि दोनों एंगल की वैल्यू सेम है तो इसकी ईच एंगल कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ओके, बट हमें क्या फाइंड करनी है, P और Q के बिटवीन में एंगल को फाइंड करनी है। तो P और Q के बिटवीन में एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा यही एंगल होगा ना भाई, यही थीटा होगा P और Q के बिटवीन में एंगल, और ये थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 45 इज इक्वल टू 135 डिग्री आंसर होगा। आप एंगल देखो, दो वेक्टर के बिटवीन में एंगल को फाइंड करने के लिए या तो आप टेल टू टेल मैच कराओ या हेड टू हेड मैच कराओ। ओके, आप यहाँ पे हमने क्या किया टेल टू टेल मैच करा दिया ना, इसको आगे बढ़ा दिया तो ये एंगल बनी, ए एंगल और ए एंगल दोनों बराबर होगी, क्योंकि ए भी एक मैथमेटिकल का रूल होता है। तो एक्चुअल में ए एंगल होगी दोनों वेक्टर की, बट ए भी एंगल बोल सकते हैं क्योंकि दोनों एंगल इक्वल ही होगा। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि इफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर मेक 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विथ दिस वेक्टर एंड हैज अ मैग्नीट्यूड 14 यूनिट, देन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। इट मीन्स दो वेक्टर है, ये वेक्टर मैंने मान लिया ये वेक्टर ये क्या है और दूसरी वेक्टर क्या है ये है, ठीक है। और इसकी जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कुछ एंगल बना रहा है, एक से क्या बना रहा है 60 डिग्री
सॉरी, एक से बना रहा है 60 डिग्री और एक से बना रहा है 30 डिग्री। तो एक्चुअल में ई वेक्टर और ए वेक्टर एक्चुअल में क्या है, एक परपेंडिकुलर है ना भाई, देखो वहाँ पे, क्योंकि दोनों के बिटवीन का एंगल क्या 90 डिग्री हो जाएगा ना, तो परपेंडिकुलर है। चलो, और हमने बना लिया ए वेक्टर है, एक तो वैल्यू मान लिया 60 डिग्री, एक बना रहा है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो इस वेक्टर को अपन यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि जानते हो मैग्नीट्यूड भी हम चेंज नहीं कर रहे हैं और डायरेक्शन भी इसकी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने मान लिया इसकी वैल्यू कुछ ए है, इसकी वैल्यू बी है, तो आप साइन थीटा लगा लो ना। इसकी रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड दी है 40, तो आप साइन थीटा क्या लिख सकते हो, साइन साइन 30 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए बटा 40। साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 हो सकता ना, तो ए बटा 40, ए की वैल्यू क्या आ गई 20। उसी तरह यदि कॉस थीटा लगाओगे, कॉस 30 लगाओगे तो क्या हो जाएगा बी बटा 40। कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 इक्वल टू बी अपन 40। इसको 20 टाइम्स में कट जाएगी ना, तो बी बराबर क्या आ जाएगा 20√3 आंसर। ओके, चलिए आगे अपन बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड। कोई पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, चल रहा है। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट्स रोटेट बाय 60 डिग्री एंगल। इट मीन्स हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर, कोई एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल क्या कर रहा है, एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है। मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन ए रही और इस पे इसकी वेलोसिटी कितनी है v। इसने क्या किया कि कुछ टाइम t पर इन्हें 60 डिग्री रोटेट किया, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी कितना हो जाएगी v डैश, ठीक है। तो इनकी क्या करनी है अपन को, चेंजिंग वेलोसिटी को फाइंड करनी है। तो आप देखो ये एंगल एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगी ना, और ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। और ए एंगल जब 30 डिग्री है तो ए एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इट मीन्स उस पॉइंट पे कुछ इस प्रकार से बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या है v, और ये एंगल कितना है 60। तो इसकी दो पोजीशन होगी ना, इसकी ये तो होगा क्या v साइन थीटा, ये क्या होगा v कॉस थीटा। इट मीन्स जो लास्ट फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v डैश, वो क्या होगी v साइन थीटा जे कैप में माइनस v कॉस थीटा आई कैप में। थीटा की वैल्यू कितना है 60, तो यहाँ पे होगा साइन थीटा, इन्हें साइन 60 इक्वल टू क्या लिख सकते हो √3/2 जे कैप माइनस कॉस 60 इक्वल टू 1/2 v/2 आई कैप। इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, एक मिनट। इट मीन्स आपको v डैश लास्ट वेलोसिटी आपको इतना प्राप्त हुई। अब हमें चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करनी है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल कितना है v√3/2 जे कैप माइनस v/2 आई कैप, और इनिशियल वेलोसिटी जे कैप में थी माइनस v जे कैप। इट मीन्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो सॉल्व करोगे तो v√2 माइनस v अपन, अबे √3 है यार, क्या मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे √3 होगा, v√3/2 माइनस v जे कैप माइनस v/2 आई कैप। इसको क्या लिख सकते हो, v बराबर क्या हो सकता है v√3 माइनस 2v अपन 2 जे कैप माइनस v/2 आई कैप। ये चेंज इन वेलोसिटी की वेक्टर फॉर्म में आंसर होगा। तो इतना ही आंसर होगी। ओके, चलिए आगे अपन बात करते हैं। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ टू फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। इट मीन्स देखिए तो सिंपल से भाई साहब, दो फोर्स है 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन का, दो एक ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, तो उसकी रिजल्टेंट क्या हो जाएगी √6 का स्क्वायर 36 बट 8 का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √100। इट मीन्स 10 इज द आंसर। ओके, चलिए आगे अपन बात करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि इफ
ए कैप माइनस बी कैप इज इक्वल टू √2, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए कैप प्लस √3 बी कैप की मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या है कि ए कैप माइनस बी कैप की जो मैग्नीट्यूड है वह √2 है। तो आप इसको कैसे फाइंड करोगे? आप जानते हो कि देखिए हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, √a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा। माइनस 2ab कॉस थीटा इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। √2 अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो ए कैप बी कैप यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। इट मीन्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2। इसको क्या लिख सकते हो, 2 माइनस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2। ओके, आप 2 कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2। 2 से कैंसिल होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1। इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब बताओ थीटा 90 डिग्री है तो आप देखो ए कैप प्लस √3 बी कैप की वैल्यू फाइंड करनी है। बट यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री है, तो यहाँ पे डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर करते हैं अंडर रूट का। 1² प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 3 इट मीन्स √4। इट मीन्स 2 आंसर हो जाएगा। जब भी 2 वेक्टर दिया हो और उनके बिटवीन का एंगल 90 डिग्री हो तो उसकी जो क्या बोलते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए अंडर रूट वेक्टर, दोनों वेक्टर के स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ओके, चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज है, जो आप इसको आप ही करो। मैं एक बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ और आप ही इसको करोगे। बोल रहा है कि अ वेक्टर इज अ quantity that has both magnitude and direction and obey the triangle law of factor addition। आप जानते हो, बोला कि a magnitude of resultant vector of two given vectors can never be less than the magnitude of any of these vectors। इसको आप कैसे निकालोगे, आप जानते हो दो वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड आप लेते हो उसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज क्या होती है, उसके बेसिस पे आप निकालोगे। तो आप दोनों आप ही करें। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस भी कर देंगे, कोई बात नहीं। चलिए अपन बात करेंगे 21 नंबर का कैसे है क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर OA, OB एंड OC शो इन द फ्लोइंग फिगर, रेडियस ऑफ द सर्कल R। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने बाहर बना रहा हूँ, देखिए सर्कल से निकाल करके ताकि समझ में आए। हमारे पास एक E वेक्टर है, एक E वेक्टर जो परपेंडिकुलर है और एक E वेक्टर है, और एक दूसरे से एंगल जो बना रहे हैं 45 डिग्री पे बना रहे हैं, 45 डिग्री पर, ये 45 डिग्री पे। इट मीन्स जो यहाँ पे O है, E है, OC है। इट मीन्स आप देखो इसकी OC एंड OA जो वेक्टर है वो एक दूसरे पर 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो इसकी जो रिजल्टेंट क्या आ जाएगी, हम की रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, √r² प्लस √r² करोगे तो क्या आएगा, 2r²। इट मीन्स r/√2 आ जाएगा। इसकी रिजल्टेंट r/√2 पे आएगी और इसकी वैल्यू एक कुछ इस प्रकार की होगी, मतलब ओ बी पर ही इसकी रिजल्टेंट √r/2 होगा। इट मीन्स फाइनल क्या डायग्राम बनेगा, एक तो पहले से वेक्टर थी r वाली वेक्टर, एक दूसरी वेक्टर आई कितनी, √2 इंटू r। ओके, इसकी नेट रिजल्टेंट क्या देगी, r प्लस r√2। इट मीन्स r कॉमन लोगे तो 1 प्लस √2। समझ में क्या, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर गिवन फिगर। आप जानते हो यार सर्कल में देखो 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, एंड इसकी सीक्वेंस सेम है, तो इसकी रिजल्टेंट क्या आएगी, 0। इट मींस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट से। ओके, इसमें क्या है कि इसके अंदर सीक्वेंस सेम है, जब सीक्वेंस सेम होती है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उसकी रिजल्टेंट क्या होती है, 0 होती है। यदि कोई इसकी सीक्वेंस अपोजिट होती तो उसकी रिजल्टेंट अपोजिट वाला वेक्टर के इक्वल ही होता। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू। हमारे पास आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वेक्टर के अंतर्गत हमने दो वेक्टर के अंतर्गत 2 क्लासेस ली थी, पहले वेक्टर 1 वेक्टर 2 के अंतर्गत, उसके बाद जो हमने प्रैक्टिस थी, ए सेशन प्रैक्टिस, जितने भी कंसेप्ट सीखे थे उस कंसेप्ट के बेसिस पे हमने क्या किया, क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। चलिए अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत मिलते हैं। ओके, थैंक यू।